नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री में हमको देखना है दुग्ध उद्योग। क्या देखना है? एनिमल हस्बेंड्री में क्या देखना है? दुग्ध उद्योग। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। इसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं इनके जो नए अपडेट है वो मिल सके। अगर हम बात करें तो जो हमारा दुग्ध उद्योग है, ये वाला जो टॉपिक है, ये आपको कौन कौन से एग्जाम में मदद करेगा एक बार जरूर देखें। ये हमको पीएटी के एग्जाम में, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अलावा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अगर हम बात करें सीएसए, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, कहाँ पर? कानपुर। ये वाले जितने भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सब में सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें दुग्ध उद्योग की, तो दुग्ध उद्योग कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हम इसकी कहानी समझ लेते हैं कि दुग्ध उद्योग कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं, भारत देश सबसे पुराने समय से ही भारत देश में पशुधन की बहुतायत मात्रा रही है। अगर हम बात करें कि पशुधन हमारे यहाँ पर कितना रहा है, तो पूरे विश्व में जितने पशु पाले जाते थे उसके लगभग आधे से ज़्यादा पशु भारत में पाले जाते थे। तो अगर हम इसकी बात करें तो पशुधन कितना आधे से ज़्यादा होता था, पर इस पशुधन से उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह इससे हमको उत्पादन 1/4 भी नहीं मिल पाता था। मतलब कुल मिला के उत्पादन भी नहीं मिल पा रहा था, उत्पादन के साथ साथ नस्लें भी कम थी। तो हमारे यहाँ पर जो दुग्ध उद्योग था उसका कुल मिला के कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जितना दूध होता था वो कुल मिला के कैसा होता था कि सब लोगों के यूज़ में होता था। जितना, जैसे मान के चलो, अगर आपके घर एक गाय वो 1 लीटर दूध दे रही तो 1 लीटर दूध घर में यूज़ हो गया, यूटिलाइज हो गया घर में ही। फिर आप बेचोगे कहाँ से? तो फिर दुग्ध उद्योग लगेंगे कहाँ पे? तो बात वही थी कि दुग्ध उद्योग आए कैसे। अब पशुधन तो हम इतने और भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास पहले से ही ज़्यादा जनसंख्या है उनकी। तो पशुधन की संख्या भी नहीं बढ़ानी है और दुग्ध उद्योग भी लगाना है। तो उसके लिए एक ऑपरेशन आया जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना, इसको अपने दिमाग में छाप के रख लेना कि जो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम श्वेत क्रांति। किस नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, बात एक ही है। तीनों चीज़ एक ही शब्द से मिलकर बने या फिर तीनों का अर्थ एक ही है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑपरेशन फ्लड मतलब दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना तथा नस्ल सुधार करना। इसका क्या था? इसका मोटो था। इस ऑपरेशन का मोटो क्या था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना तथा नस्लों को सुधार करना या फिर नस्लों में सुधार करना। तो जो नस्लों में सुधार कैसे होगी? नस्लों में सुधार हमने जो संकरण वाला टॉपिक पढ़ा था या क्रॉसिंग वाला जो टॉपिक पढ़ा था या ब्रीडिंग वाला, वो वाले टॉपिक में हमने नस्ल सुधार पढ़ा है। नस्लों की सुधार कैसे हुई और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि नस्ल सुधार करके ही हुई। मतलब कि ऑपरेशन फ्लड का मेन मोटो या फिर मेन उद्देश्य क्या था कि दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले पशुओं की नस्ल में सुधार की जाए। जो अशुद्ध नस्ल है या फिर जो नस्ल चली आ रही है, देसी नस्ल है, उन नस्लों को छोड़कर आगे इनमें हाइब्रिड नस्लें लाई जाए, जिसको हम बोलते हैं संकर नस्लें। कौन सी नस्लें बोलते हैं? संकर नस्लें। संकर नस्लें लाई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको लाने का श्रेय जो हमारे यहाँ पर था, डेयरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष जो थे, डेयरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेयरी निगम के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने हमारे भारत में श्वेत क्रांति को लेके आया तथा लोगों को इसके बारे में समझाया कि ये श्वेत क्रांति है क्या, इससे हम दूध उत्पादन में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। इसके अलावा जो वर्गीस कुरियन थे, वर्गीस कुरियन ने हमारे यहाँ पर जो श्वेत क्रांति को लेके आया था वो 1966 के आसपास, जब हमारे यहाँ पर उस टाइम पे 1966 या 1970 के आसपास की बात चल रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि जो दुग्ध क्रांति थी, एक मिनट पॉज कर दो, जो दुग्ध क्रांति थी या श्वेत क्रांति थी, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि जो दुग्ध क्रांति थी या श्वेत क्रांति थी उसका स्टार्ट कब हुआ। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना, आप इसको ऐसे डिनोट करके रखेंगे। अगर हम आगे बात करें कि इस पंचवर्षीय योजना में इन्हें लेके आया, इसको किसने? वर्गीस कुरियन ने। वर्गीस कुरियन ने जब इसको लेके आया तो भयंकर दूध में उत्पादन में वृद्धि हुई और ऐसे ही हमारे यहाँ धीरे धीरे करके क्या लगने लगे? दुग्ध उद्योग। अब दुग्ध उद्योगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला दुग्ध उद्योग होता है दूध को ही बेचना, है ना।
फिर उसके बाद इसके सेकेंडरी मैटर क्या होते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बेचना। सबसे पहला क्या होता है, दूध के प्रोडक्ट को डायरेक्टली दूध को ही बेचना, वही दुग्ध उद्योग कहलाता है। अगर हम सबसे पहले देखें तो इसको किसने लेके आया था, ऑपरेशन फ्लड को या फिर सफ़ेद क्रांति को किसने लेके आया था, श्वेत क्रांति इसको बोलते हैं। इसको लेके आया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ध्यान रखना, सफ़ेद क्रांति का पिता या श्वेत क्रांति का पिता कहलाते हैं। आगे अगर हम बात करें, ऑपरेशन फ्लड जो था इसको हमारे भारत में 3 चरणों में लागू किया गया। अब वो 3 चरण में क्यों लागू किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा हमारे जो सरकार थी या फिर हमारे यहाँ जो सिस्टम था वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि हम इसको एक साथ पूरे भारत में लागू कर सकें। इसलिए इसको कितने चरण में लागू किया गया, 3 चरणों में लागू किया गया। और तीनों चरणों के अलग अलग कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान से देखना है। पहली बात तो यह है कि श्वेत क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, 1966 के आसपास या 1970, आप याद रखो 1970 के आसपास, 1970 में स्टार्ट हुई थी। 1970 आप याद रखेंगे अगर श्वेत क्रांति पूछा। इसके अलावा इसके तीनों चरणों से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ, प्रथम चरण में कौन कौन से प्रावधान थे, द्वितीय चरण कब स्टार्ट हुआ, द्वितीय स्टेप, तृतीय स्टेप, और इनमें कौन कौन से प्रावधान थे उनको हम देखते हैं। अगर हम बात करें तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, इसका चरण पहला या फिर इसका स्टेप फर्स्ट जो था 1970 में स्टार्ट हुआ। इसी को ऑपरेशन फ्लड यहीं से स्टार्ट होता है, कौन सा, श्वेत क्रांति। तो ध्यान रखेंगे 1970 में श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई। 10 राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया। पहले कहाँ स्टार्ट किया गया, 10 राज्यों में स्टार्ट किया गया। पर इसको हम पूरे के पूरे राज्यों में क्यों स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो सिस्टम इतना तगड़ा नहीं था जितना आज के टाइम पर है। इसीलिए कहाँ पर 10 राज्यों में बस स्टार्ट किया गया इसको। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसमें मध्य प्रदेश भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश हो गया। इस प्रकार के कुछ बड़े बड़े राज्य जहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, उन राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस योजना को 5 साल के लिए पहले बनाया गया था। कितने साल के लिए बनाया गया था, 5 साल के लिए बनाया गया था। मगर हुआ क्या, इस योजना को और 6 साल एक्सटेंड करके 1981 तक लेके चले गए। कब तक, 1981 तक लेके चले गए। 1981 में एक चीज़ हमने देखा कि इस योजना से आगे हुआ क्या। इस योजना की अगर हम बात करें, इस योजना की सफलता क्या थी, तो इस योजना की सफलता थी कि जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल की बहुत सारी एडवर्टाइज आती है। इसको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल कोई सिंगल नाम नहीं है, अमूल किसी का नाम नहीं है, अमूल का फुल फॉर्म होता है, अमूल एक शॉर्ट फॉर्म है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो था, उसके ही जैसे भारत में कितनी 18 सहकारी संघ की स्थापना करना इस ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण का काम था। क्या काम था बेटा, ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण का पहला काम क्या था कि 18 सहकारी समिति जो कि दूध का संग्रहण करे तथा उसका विपणन करे। विपणन मतलब क्या होता है, बेचना, और संग्रहण का मतलब होता है उसको खरीदना। दूध को खरीदे तथा उसको बेचे, किसकी तरह, अमूल की तरह। तो इस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया और इस चीज़ में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सफलता कैसे प्राप्त हुई इसकी भी बात कर लेते हैं। तो उसके पहले जब हमारे यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति नहीं आई थी, तब तक प्रति व्यक्ति दूध जो था बेटा 122 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध, मतलब अगर हम बात करें कि एवरेज अगर निकालने की पूरे देश में जितना दूध होता है उसमें पूरी जनता जितनी है उसका अगर डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो निकल जाता है कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना दूध आता है। तो कितना दूध आता है, मतलब 122 ग्राम दूध आता था। कब, बाद में, मतलब ऑपरेशन फ्लड को लागू करने के बाद। इससे पहले क्या था, 105 ग्राम आता था। मतलब यहाँ पर वृद्धि हुई क्या, वही वृद्धि हमको देखना था। ये वाली जो वृद्धि हुई उसी वृद्धि को देखना था कि ऑपरेशन फ्लड से हमारे इसमें वृद्धि कितनी हुई। अगर हम बात करें लगभग 17 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से वृद्धि हो गई प्रथम चरण में ही, और 18 सहकारी समितियों की स्थापना हुई। ध्यान रखना 1970 में इसको लेके आए थे, 1981 तक यह ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण चला। ध्यान रखें। आगे अगर देख रहे थे कि ऑपरेशन फ्लड जो सेकंड चरण है, द्वितीय चरण जिसको हम बोलते हैं, ये द्वितीय चरण 1978 में स्टार्ट होकर 1985 तक जाता है। इस चरण की बात करते हैं कि यहाँ पर हमको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर बात करें तो भारत में जो 1 लाख जनसंख्या जिन शहरों की थी, उन शहरों में इसको स्टार्ट किया गया। किसको, ऑपरेशन फ्लड को या फिर जिसको श्वेत क्रांति को। कहाँ पर, जहाँ पर 1 लाख जनसंख्या कम से कम हो। और भारत में 148 शहरों में इसको प्रारंभ किया गया सबसे पहले। क्वेश्चन यही बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है, PAT, BHU, ICAR क्वेश्चन में आता है
कि भारत में जो श्वेत क्रांति थी उसको द्वितीय चरण में कितने शहरों में प्रारंभ किया गया, तो 148 शहरों में प्रारंभ किया। उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी 148 शहरों की, कि वहाँ पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड नंबर 3 की, इसका जो स्टेप 3 था वो 1987 से स्टार्ट होकर 1994 तक जाता है। इसकी बात करें तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर तृतीय चरण में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि पूरे भारत में इसको व्यापक रूप से लागू कर दिया गया। व्यापक रूप से लागू मतलब पूरे ही भारत में लागू कर दिया गया इसको, जितने भी शहर छूटे, जितने गांव छूटे, सब में। अब यहाँ पर हमको फायदा क्या मिला, प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादन मात्रा बढ़ गई। इसके अलावा दूध की जो क्षमता थी, पशुओं की जो क्षमता थी दूध देने की क्षमता में वृद्धि हुई। ग्रामों में सहकारी समितियों का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से आप ग्रामों में देखते होंगे दूध डेयरी, इस प्रकार से ग्रामों में क्या हुआ, सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। विपणन में वृद्धि हुई, विपणन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। विपणन का मतलब होता है बेचना, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें 1993 में क्या हुआ, 178 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन हो गया, जबकि यहाँ पर कितना था इसके पहले, जब दूध सफ़ेद क्रांति स्टार्ट नहीं हुई थी, श्वेत क्रांति स्टार्ट नहीं हुई थी, 105 ग्राम प्रति व्यक्ति था। इसके बाद प्रथम चरण के बाद 122 ग्राम हुआ और अंतिम चरण के बाद कितना हो गया, 178 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन हो गया। इस प्रकार से हमने देखा दुग्ध उद्योग को, दुग्ध उद्योग किस प्रकार से भारत में लगाए गए, कहाँ कहाँ पर लगाए गए, इसको आप अच्छे से देखें तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले टॉपिक में।